बच्चों, आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेके आए हैं, नदीकृत स्थलाकृतियाँ। यानी कि नदी की वजह से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो स्थल का निर्माण होता है, उसमें जो नए शेप आते हैं, नई जगह बनती है या नया रूप सामने आता है, उसको बोलते हैं नदीकृत स्थलाकृतियाँ। मोक हाउस के अनुसार नदी धरातल की सतह के ऊपर किसी स्रोत या हिमानी के अंत में पंख भूमि के रूप में स्थित उद्गम से निकलकर अथवा धरातल पर संचित वाही जल के रूप में बहती हुई जल राशि है। क्या है नदी? धरातल की सतह के ऊपर। कहाँ पे बहती है नदी? हमने देखा है कि जहाँ पे नदी बह रही है उसके नीचे कोई न कोई धरातल अवश्य है, तो उसके ऊपर बहती है, धरातल के ऊपर। किसी स्रोत या हिमानी के अंत में पंख भूमि के रूप में स्थित उद्गम से निकलकर अथवा धरातल पर संचित वाही जल के रूप में बहती हुई जल राशि है ना? क्या है ये? धरातल पर संचित वाही जल के रूप में बहती हुई एक जल राशि है, जो प्राय समुद्र के किनारे स्थित मुहाने तक पहुंचती है। जो कहाँ तक जाके पहुंचती है? समुद्र के किनारे स्थित मुहाने तक। ठीक है, मुहाने तक यानी उसके समुद्र के मुंह तक पहुंचती है और फिर समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, तो लेकिन मोकहाउस में महोदय का जो कहना था, वो कहता है कि धरातल की सतह के ऊपर है, जो हिमानी के अंत में पंख भूमि के रूप में भी हो सकती है। उसके उद्गम से निकलकर धरातल पर संचित वाही जल के रूप में बहती हुई जल राशि है। ठीक है, जलीय स्थलाकृतियां। इसकी जलीय स्थलाकृतियां देखते हैं। पहला है अपरदनात्मक स्थल रूप। अपरदन की प्रक्रिया हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर एक बार और स्पष्ट कर देते हैं। अपरदन का मतलब लेते हैं हम कटाव से, है ना? जैसे किसी भी चीज की बार बार हमने देखा है कि सामान्य कुएं, नदी, तालाब जो ये होते हैं, यहाँ पे पानी जब ज्यादा बार बार उसी जगह पे आके पड़ता है, उस जगह पे कुछ न कुछ भूमि का कटाव होना प्रारंभ हो जाता है और एक नया स्थल रूप कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद उसमें एक नए स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। उसी जो ये क्रिया हो रही है, उसी को ही अपरदनात्मक स्थल रूप कहते हैं। जैसे पहला है, इसमें हम लेते हैं वी आकार की घाटी। नदी द्वारा अपरदन से घाटी का निर्माण होता है। इस प्रकार इस घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा होता है। कैसा होता है? नदी के द्वारा जो अपरदन होता है, पानी से जो अपरदन होता है, भूमि के कटाव का, भूमि का जो कटाव होता है, जो घाटी का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, उससे उस घाटी का आकार कैसा है? अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा है, इसलिए इसको वी आकार की घाटी कहते हैं। दूसरा है इसमें जलप्रपात एवं शिप्रिकाएं। जलप्रपात में और शिप्रिकाएं जो होती है उनको भी देख लेते हैं। नदी तल का ढाल अकस्मात तीव्र या ऊर्ध्वाधर उत्पन्न होने पर जल ऊंचाई से वेग से गिरता है, तब प्रपात उत्पन्न होता है। क्या हुआ इसमें कि नदी तल का ढाल अकस्मात तीव्र या ऊर्ध्वाधर उत्पन्न होने पर, यदि ढाल एकदम से तीव्र है, जैसा आप चित्र में देख सकते हो कि ऊपर से पानी आ रहा है और एकदम से नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये क्या है? नदी तल का जो ढाल है अकस्मात कैसा हुआ? तीव्र या ऊर्ध्वाधर उत्पन्न होने पर जल ऊंचाई से वेग से गिरता है, तब प्रपात उत्पन्न होता है। जब ऊंचाई से बहुत वेग से जल नीचे की ओर गिर रहा है, नदी का ढाल एकदम से तीव्र हो गया है, यहाँ पे देखो आप, जल बहुत ऊंचाई पर है और वहां पे एक पत्थर वगैरह की दीवार सी बनी हुई है, धरातल बना हुआ है, उसमें एकदम से पानी नीचे की ओर गिरता हुआ इसमें बताया गया है। ठीक है, तब क्या बनता है? इसको बोलते हैं हम प्रपात। कोमल शेलों का शीघ्र अपरदन होने से नदी का जल कठोर शेल परतों पर वेग से गिरता है। इसमें देखना कि चित्र में जो कोमल शेलें हैं उनका अपरदन हो गया है और जल कठोर शेल परतों पर वेग से गिरता है, जिससे शिप्रिका की रचना होती है, तब बाद में प्रपात बनता है।
यहाँ कोमल छेलों का कटाव हो गया है और जल एकदम से किस पे गिर रहा है? कठोर शेल पे। ठीक है। थर्ड आकृति जो हम देखते हैं वो है जल गर्तिकाएं एवं अवनमित कुंड। नदी की तली में जल की भंवरों द्वारा कंकड़ पत्थर आदि छेदन की क्रिया करते हैं। जल की जो भंवर की क्रिया होती है उसमें गोल गोल जब पानी घूमता है, जब कहते हैं कि जल में भंवर बढ़ गया है, तो इसमें भी क्या है, पत्थर कंकड़ आदि भी साथ साथ घूमते हैं, जिससे नीचे छेदन की क्रिया होती है। यानी कि उस जगह पर छेद बनना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर? नीचे की ओर, जिससे छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। गर्त यानी खड्डे, है ना, उनको छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और इन गर्तों को जल गर्तिका कहते हैं। इन गड्ढों को क्या कहते हैं? क्योंकि नदी पे जो बहाव पड़ा और उसके घूमने से जो छोटे छोटे गर्त बने, उनको क्या कहेंगे? जलज गर्तिका। इन गर्तों का व्यास तथा गहराई बढ़ने पर अवनमित कुंड बन जाते हैं। जब ये बहुत बड़े होते हैं और इनकी व्यास और गहराई बढ़ जाती है, तो इनको हम बोलते हैं अवनमित कुंड। चौथी जो आकृति है वो है अंतर्ग्रथित पर्वत स्कंद। लंबवत अपर्दन द्वारा नदी अपनी घाटी को गहरा करती है ना? किसके द्वारा? जो लंबवत अपर्दन होता है उसके द्वारा नदी अपनी घाटी को गहरा करती है तथा मार्ग में कठोर शेलों के अवरोधों का चक्कर लगाकर बहती है। मार्ग में कठोर शेलों के अवरोधों का चक्कर लगाकर बहती है। इस प्रकार नदी उन अवरोधों की दरारों के अनुसार मुड़कर बहती है। इससे उन मोड़ों के अवतल किनारों पर अपर्दन से स्कंदों की रचना होती है, जो नदी के प्रत्येक किनारे से भीतर की ओर बढ़कर आपस में गुथ जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये स्कंद बना हुआ है, उत्तल किनारा और अवतल किनारा, और जो आकृति है जो ऐसा लग रहा है जैसे आपस में गुथे हुए हो। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। लंबवत अपर्दन द्वारा नदी अपनी घाटी को गहरा करती रहती है ना, तथा मार्ग में कठोर शेलों के अवरोधों का चक्कर लगाकर। इसमें देखना, कठोर शेलों का अवरोधों का चक्कर लगाकर जिस प्रकार नदी उन अवरोधों की दरारों के अनुसार मुड़कर बहती है। जब ये कठोर शेलों की जो अवरोध थे उनका चक्कर लगाकर बहती है, तो इस प्रकार नदी अवरोधों की दरारों के अनुसार मुड़कर बहने लग जाती है, जिससे उन मोड़ों के अवतल किनारों पर अपर्दन से स्कंदों की रचना होती है, जो नदी के प्रत्येक किनारे से भीतर की ओर आपस में गुथ जाते हैं। ये स्कंद बने हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक है, चित्र में आपको समझ में आ गया होगा। अगला है संरचनात्मक पीठिकाएं। इनकी उत्पत्ति नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल छेलों की क्षैतिज परतों के एकांतर क्रम से बिछने पर होती है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि इनकी उत्पत्ति कैसी हो रही है? नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल शेलों की क्षैतिज परतों से। इसमें देखो कि कोमल और कठोर दोनों शेलें आए हैं इसमें, जिससे क्या होता है? क्षैतिज परतों के एकांतर क्रम से बिछने से, यानी कि उसमें एकांतर क्रम में बिछी हुई है। देखो आपके एक के बाद एक क्रम बना हुआ है इसमें परतें बिछने का, जिसकी वजह से संरचनात्मक पीठिकाएं इसको नाम दिया गया है और ये क्षैतिज क्रम में है। ठीक है, क्षैतिज परतों के एकांतर क्रम में। इसके बाद आता है नदी वेदिकाएं। वार्सेस्टर के अनुसार नदी वेदिकाएं स्थल खंड की चौड़े सिर वाली पट्टिकाएं हैं, जिनमें दोनों ओर नदी के अति प्रवणित किनारे मिलते हैं और इनका निर्माण सरिता द्वारा असंगठित पदार्थों के निष्कासन के दौरान होता है, जिसकी पुनः प्राप्ति उत्थान द्वारा होती है, जिसमें अवसाद भार वृद्धि और आयतन वृद्धि होती है। आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि वार्सेस्टर के अनुसार नदी वेदिका स्थल खंड की चौड़े सिर वाली पट्टिका है। ऐसा लग रहा है इसको देख के कि स्थल खंड का कौन सा है? चौड़े सिर वाली पट्टिका है, जिसमें दोनों ओर नदी के अति प्रवणित किनारे मिलते हैं। अति प्रवणित किनारे हैं, देखो दोनों ओर देखो एक जैसे किनारे हैं।
और इनका निर्माण सरिता द्वारा असंगठित पदार्थों के निष्कासन के दौरान होता है। जो असंगठित पदार्थ होते हैं उसमें गठित नहीं रह पाते हैं, यानी कि वो पदार्थ निष्कासित होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं, उनके द्वारा होता है, जिसकी पुनर्प्राप्ति कब होती है? जब इसका उत्थान होएगा। ठीक है ना? जिसमें अवसाद भार वृद्धि या आयतन वृद्धि होती है। ठीक है, तो किसका निर्माण हो गया इससे? नदी वेदिकाओं का। अब है नदी विसर्प। यह आकृति अपरदन और निक्षेप क्रिया का सम्मिलित परिणाम है। जो नदी विसर्प जैसा लग रहा है, जैसे सांप की आकृति हो, विसर्प या विसर्प, और ऐसा लग रहा है। यह आकृति अपर्दन, एक तो मतलब कि पानी की वजह से कटाव, और निक्षेप यानी जमाव, है ना, उसकी क्रिया के फलस्वरूप एक सर्प की आकृति बनती है। उसके बाद है गोकुर झील। गोकुर झील में क्या होता है? विसर्प का आकार बढ़ने पर वह धीरे धीरे बहकर लंबा घुमावदार मार्ग छोड़कर सीधा मार्ग अपनाती है। ये देखो, विसर्प का आकार था, धीरे धीरे उसमें से एक सी के आकार का बन गया। ये गो का जो खुर होता है वैसा बन गया है, और एक मार्ग उसमें से अलग हो गया है। तीन तीन डायग्राम दे रखे हैं। एक तो उसमें आकृति में बना हुआ है, धीरे धीरे वो एक अलग मार्ग बनता सा चला जा रहा है, और एक गोखुर बन गया है, और एक नदी अलग से निकल गई है। तो उसने मार्ग छोड़कर क्या किया? सीधा मार्ग अपना लेती है, जिससे गोकुर झील बन जाती है। निक्षेपात्मक स्थल रूप। जलोढ़ शंकु। नदी जब पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है, तब उसके ढाल में अकस्मात कमी आने से उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है। क्या होता है? नदी जब पर्वतों से उतरकर, कहाँ से आ रही है? पर्वतों से नीचे की ओर नदी आ रही है। ठीक है, और कहाँ पे प्रवेश कर रही है? मैदान में। पर्वत से नीचे आ रही है, नीचे क्या है? मैदान। तब उसके ढाल में अकस्मात कमी आने से, ठीक है, उसके ढाल में कमी आ रही है। देखो चित्र में स्पष्ट है कि उसके ढाल में अकस्मात कमी आने से उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है, और वह पर्वतीय ढाल के आधार या तलहटी में अपने बोझ को जमा कर देती है। हमने ऐसा सीन कभी भी देखा भी होगा कि नदी क्या होती है, बिल्कुल उसके किनारे किनारे पर बहती है, जिससे क्या होता है कि ऊपर से मलबा वगैरह जो भी पदार्थ होता है, जो भी उसका पदार्थ होता है, वो परिवहन क्षमता यानी कि उसे लेकर आती है, और कहाँ पे जमा कर रही है? परिवहन क्षमता कम हो जाती है उसकी, जिससे पर्वतीय ढाल के आधार पर, पर्वत के ढाल का जो आधार है, इसमें देखो चित्र के नीचे जैसे चित्र में बना हुआ है, पर्वत से आ रही है और नीचे धरातल पे आ रही है। धरातल पे आकर, धरातल पूरे धरातल पे भी नहीं आकर, उसके ढाल पे देखो, पर्वत के ढाल पर वहीं पर ही जमा कर रही है एकत्रित पदार्थ को। जो इस तरह से जो ये आकृति बनती है, इसके जमाव से, उसको बोलते हैं हम जलोढ़ शंकु। इसके बाद आता है जलोढ़ पंख। पंख का ढाल शंकु की अपेक्षा कम होता है। जब पर्वतीय ढाल साधारण होते हैं, तब मलबे की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है। यह ढाल साधारण नहीं था, देखो इसमें अकस्मात आने से परिवहन क्षमता कम हो रही थी। और जलोढ़ पंख में क्या होता है कि पंख का ढाल शंकु की अपेक्षा कम होता है। जब पर्वतीय ढाल साधारण होते हैं, तब मलबे की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है। कौन सा हो? पर्वतीय ढाल एकदम साधारण हो तो मलबे की अपेक्षा जल की मात्रा ज्यादा होगी, तब मलबा दूर तक फैल जाता है तथा अर्धवृत्ताकार पंख की रचना होती है। ये जलोढ़ पंख देखो, मलबा दूर तक फैला हुआ है, और अर्धवृत्ताकार पंख जैसा बना हुआ है इसमें बीच में आकृति में, तो उसकी रचना होती है। इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। इसके बाद है बाढ़ का मैदान। नदी बेसिन या घाटी का वह भाग जहां नदी बाढ़ के समय जलोढ़ का निक्षेपण करती है, बाढ़ का मैदान कहलाता है। कौन सा भाग? नदी बेसिन या घाटी का वह भाग जहां नदी बाढ़ के समय, है ना, जलोढ़ का निक्षेपण करती है। निक्षेपण यानी जो जल के साथ जो सामान आ रहा है,
उस पदार्थ का निक्षेपण कर रही है, तो वहां पे क्या बन रहा है? बाढ़ का मैदान। ठीक है। इसके बाद है प्राकृतिक तटबंध। नदियों द्वारा बहे गए जलोढ़ में कीचड़ भी मौजूद होता है। ये हमें पता है सही कि नदियों के साथ जो भी पदार्थ होता है उसमें कीचड़ भी मौजूद होता है, जो प्रवाह के सिरों को जमाती रहती है। इससे कालांतर में प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। ये देखो, बाढ़ का मैदान, टीले और प्राकृतिक तटबंध यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है। इसके बाद है डेल्टा। नदी की वृद्धावस्था में उसके मुहाने के निकट जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित आकृति डेल्टा कहलाती है। ये जो आकृति इसमें दी गई है, एक नदी चल रही है, देखो आप, नदी चलती हुई आ रही है और उसके 2 3 4 5 इतने इतने 3 भाग बताए गए हैं, उसमें से फिर बारीक बारीक रेखाएं हो जा रही है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जिसके जो जलोढ़ पदार्थ है वो क्या हो गया? वो निक्षेप हो गया, जल के साथ लुढ़क लुढ़क कर आने वाले, ये समझ सकते हैं। जलोढ़ के जो निक्षेप हुआ और जिससे इस तरह की आकृति का निर्माण हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ जलोढ़ के निक्षेप से जो आकृति बनी उसे बोलते हैं हम डेल्टा। और ये कहाँ पर जाती है? मुहाने पर। किसके मुहाने पर? नदी की वृद्धावस्था में उसके मुहाने के निकट, यानी जब नदी समुद्र में गिरती है उससे पहले डेल्टा बनाकर गिरती है। हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।